नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। हरियाणा में सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच रहा। राव इंद्रजीत अहिरवाल के सबसे बड़े नेता और उसी अहिरवाल में गुरुग्राम में चुनाव समिति की बैठक हुई थी हरियाणा भाजपा की। उस बैठक के भीतर से जो खबर आई है, एक मीडिया रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की माने तो उस बैठक में ही राव इंद्रजीत नाराज हो गए थे। राव इंद्रजीत की नाराजगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब चुनाव के मुहाने पर जब खड़ा है हरियाणा, तो राव इंद्रजीत की नाराजगी कहीं अब की बार बदला लेने को तैयार वाला है तो हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि 14 से कई बार राव इंद्रजीत को गच्चा दिया गया है। उसको धोखा भी बोलते हैं लोग, गच्चा भी बोलते हैं, अलग-अलग देसी शब्दों में। आज चर्चा में एक विषय ये रहेगा और दूसरा विषय है बीजेपी बिल्कुल अपने आप को जमीन पर जो अपनी दयनीय स्थिति देख रही है, उसके बाद खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही है। अब भाजपा हरियाणा में स्लीपर सेल के भरोसे है। स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया गया है और स्लीपर सेल का मतलब ही होता है कि वो टीम जो दिखती नहीं है कि उसी टीम का हिस्सा है, लेकिन होती उसी टीम का हिस्सा है। फायदा उसी को पहुंचाती है। एक-एक का नाम के साथ, उनके बयान के साथ हम पोस्टमार्टम करेंगे इस चर्चा में। अब हमारे मेहमानों को कंट्रोल रूम जोड़ दीजिए। जगदीप सिंह सिंधु साहब हैं, हमारे साथ अक्सर मौजूद रहते हैं, इस टीम में प्रमुख स्तंभ हैं। हमारे साथ अजय दीप लाठर जी हैं, हरियाणा की सियासत को बड़े बेहतर समझते हैं। और रविंद्र भाई रविंद्र सिंह सेवरान, द फोर्थ स्टेट फोर्थ स्टेट अभी फोर्थ स्टेट, ये चारों स्टेट अभी हम लोग हरियाणा में देखेंगे। 4 स्टेट हो गए हैं हरियाणा में, तो फोर्थ स्टेट रविंद्र सिंह सेवरान साहब दिल्ली से हरियाणा तक ये भाग दौड़ करते हैं राजनीति के मिजाज को एकदम लेटेस्ट अपडेट उसका रखने के लिए। शुरुआत में लाठर साहब से करूंगा और लाठर साहब से शुरुआत करूंगा राव इंद्रजीत पर। राव इंद्रजीत चुनाव समिति की बैठक में जानकारी मिली कि वो नाराज हुए। उसमें जो फैक्चुअल जानकारी है, बाकी एनालिटिकल आप बताएंगे, फैक्चुअल जानकारी ये है कि जो उनके समर्थक थे, जो 2014 में उनके साथ आए थे, उनको 2014 में धोखा मिला कि भाई अभी-अभी आए हो, अभी-अभी टिकट कैसे दे दें। 19 में खट्टर साहब की लॉबी थी, उस लॉबी में नहीं थे तो आउट हो गए। इस बार बड़ी उम्मीद थी। पता चला कि वो जिला के जो प्रधान लोग हैं, जिला अध्यक्ष लोग हैं, वहां तक अपना नाम दिए, लेकिन चुनाव समिति में जब लिस्ट खुली तो उनका नाम गायब था। इतना बड़ा धोखा। इससे इतना नाराज हुए राव इंद्रजीत कि जब आरती के टिकट को लेकर के वहां चर्चा हुई चुनाव समिति में, तो राव इंद्रजीत ने कहा कि आरती अपना फैसला खुद लेगी, स्वतंत्र है, कहां चुनाव लड़ेगी, लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी वो खुद तय करेगी। ये मुझसे मत पूछो, पार्टी और आरती तय करेंगे, आरती को तय करना है। ये जो अंदाज है राव इंद्रजीत का, उनके साथ धोखे तो बहुत हुए हैं, बड़ी कहानियां मेरे पास दिल्ली से भी आई हैं। क्या इस बार हिसाब किताब चुकता करने के लिए तैयार हैं? अंदर अंदर बहुत सारी और भी खबरें आ रही हैं, क्या हिसाब किताब लेने के लिए तैयार हैं लाठर साहब? देखिए चित्रांशी जी, मुझे लगता नहीं है। जब जब चुनाव होता है, हरियाणा के पिछले जितने भी चुनाव में अगर उठा के देखें हम, विधानसभा के चुनाव जब भी होते हैं, चाहे राव इंद्रजीत कांग्रेस में रहे हैं चाहे बीजेपी में रहे हैं, राव इंद्रजीत का है ना एक फंडा रहा है कि वो मुख्यमंत्री को गरियाने लगते हैं। मुख्यमंत्री चाहे उस समय कोई भी रहा हो। हालांकि इस बार वो मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोल रहे क्योंकि मुख्यमंत्री नया है, पुराने मुख्यमंत्री के खिलाफ वो बोलते थे। लेकिन अब ये जो माहौल है ना, इसमें दो चीजें मैं देखता हूं। एक तो प्रेशर टैक्टिक्स में मानता हूं कि वो जितना ज्यादा प्रेशर बनाएंगे उतनी ज्यादा अहिरवाल में अपने समर्थकों को टिकट दिला सकेंगे। दूसरा, अपनी बेटी को इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि राव इंद्रजीत खुद 75 पार हो चुके हैं और इस बार वो अगर अपनी बेटी को चुनाव नहीं लड़ा पाए ना, तो फिर बाकी चाहे वो कितने ही अपने चहेतों को चुनाव लड़ा लें, उनके अंदर एक टीस रहेगी।
तो मेरा तो ये मानना है कि एक तो वो अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित सी सीट देख रहे हैं और उस पे वो चाहेंगे कि उनकी बेटी की एक अच्छी लॉन्चिंग हो और उनकी जो राजनीति है उसको वो आगे बढ़ा सके, उस परिवार की राजनीति को। फिर जो दूसरी चीज है, जो समर्थकों को टिकट दिलाने वाली बात है, अहिरवाल से जब भी मंत्री बनते हैं, एक तो टिकट का वितरण और फिर मंत्री बनना, राव इंद्रजीत की ही उसमें चलती है, वही अपने जिसका नाम देते हैं वो बनता है। इस मौजूदा सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी मर्जी के खिलाफ अहिरवाल से किसी को मंत्री बनाया गया है अभय सिंह को। अब अभय सिंह यादव मंत्री हैं, वो राव इंद्रजीत खेमे के नहीं है। तो राव इंद्रजीत के मन में एक कहीं ना कहीं टीस है कि आपके पैरेलल अहिरवाल में किसी अन्य को खड़ा करने की चेष्टा चल रही है। फिर अगली बात करते हैं हम सुधा यादव की। सुधा यादव केंद्रीय चुनाव समिति में भी हैं, भाजपा की दोनों बड़ी समितियों में वो सदस्य के तौर पे हैं, अकेली महिला सदस्य हैं और सांसद भी रही हैं इसी गुड़गांव महेंद्रगढ़ लोकसभा से। और आप देखिए कि वो बीजेपी में वो पुरानी मानी जाती हैं। राव इंद्रजीत तो 2014 में बीजेपी में आए हैं, तो वो बीजेपी इनके मुकाबले तो बीजेपी में वो सीनियर है। जब उनको यहाँ खड़ा करने के लिए अगर सुधा यादव को मजबूत करना चाहती है बीजेपी, तो फिर उनके समर्थकों की भी टिकट के लिए एक लाइन लगी है। सुधा यादव हो सकता है खुद भी चाहती हो कि वो खुद भी चुनाव लड़ें और कम से कम अहिरवाल में अपने कुछ समर्थकों को भी टिकट दिलाएं ताकि वो चुनाव लड़े, फिर उनका भी पार्टी में एक रुतबा और ज्यादा रुतबा बढ़े। तो राव इंद्रजीत है ना कहीं इस पूरे जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको मैं ये देखता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है अपने वर्चस्व की लड़ाई और प्रेशर टैक्टिस, इन दो चीजों का संगम मुझे ये नजर आ रहा है। बाकी तो देखिए बीजेपी में खुल के विरोध करने की हिम्मत शायद ही किसी में हो, क्योंकि अगर कोई सवर जैसे राव इंद्रजीत का अगर सवर उठा है, एक विरोध का हल्का सा सवर उठा है, मैं हल्का सवर ही कहूंगा उसको, क्योंकि वो उस मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके बाद बाहर आके उन्होंने उस चीज के बारे में खुल के नहीं बोला। वो चाहते तो वो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे या गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे कि अहिरवाल को नजरअंदाज किया जा रहा है या मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। तो देखिए वो खुद केंद्र में मंत्री बने हुए लगातार तीसरी बार मोदी सरकार में ही, मोदी की सरकार में। तो ये पूरे का पूरा विधानसभा चुनाव से पहले एक तो अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाना, प्लस अपनी बेटी की अच्छी लॉन्चिंग के लिए ग्राउंड तैयार करना, वो उस हल्के से लॉन्चिंग करना जहां उनके लिए आरती के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहे। तो मेरा तो मानना ये है कि ये प्रेशर टैक्टिस से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और इस तरह की नाराजगियां राव इंद्रजीत जब जब चुनाव आते हैं, लोकसभा का चुनाव आता है तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि मेरे हल्के की मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो। और जब विधानसभा का आता है तो वो टिकटों के लिए फिर अपने आप को दिखाना शुरू कर देते हैं, मेरे को और चाहिए और चाहिए। तो मेरा तो देखिए यही मानना है कि ये केवल डॉक्टर साहब प्रेशर टैक्टिस है। एक बात, एक मैं रविंद्र जी के पास इसी पर चलूंगा, इसी सवाल को थोड़ा और समझने के लिए। वर्चस्व की बात या प्रेशर टैक्टिस की बात करें तो भाजपा में एक बड़ा मतलब ये मोदी वाली भाजपा, भाजपा कहने में बहुत कंफ्यूजन होता है। मोदी की भाजपा में जो भी वर्चस्व के चक्कर में पड़ता है वो पार्टी में ही रहता है, कब उसके नीचे की जमीन खिसका देते हैं ये लोग पता नहीं चलता, उसके नीचे की जमीन खिसका देते हैं। राव इंद्रजीत के स्थिति मंत्री भले हैं लेकिन वो ऐसे विभाग के मंत्री हैं कि वो उनको भी कई बार देखना पड़ता होगा मेरा मंत्रालय कौन सा है, सामान्य रूप से याद नहीं हो पाएगा ना, उनको चेक करना पड़ता होगा ये मंत्रालय मेरा कौन सा है, पब्लिक तो जानती ही नहीं है। अब उनकी मांग जो है, जैसे अगर उनके समर्थकों का नाम ही सूची से गायब है तो फिर क्या टिकट दिलवाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं सुधा यादव की चर्चा आई या अभय सिंह यादव की चर्चा आई? सुधा यादव, हालांकि उम्मीद मुझे नहीं लगती है, हो सकता है ग्राउंड पे आप लोग को कुछ दिख रहा हो, क्योंकि सुधा यादव बड़ी नेता रही है, भाजपा की पुरानी है, लेकिन वो मोदी एक एरा की नहीं है, मोदी युग की नहीं है, वो अटल अडवाणी युग की सुधा यादव है। अब ये बांगड़ और जीटी रोड बेल्ट, इससे भी ये टिकट मांग रहे थे। इसके अलावा आरती के लिए कोसली और अटेली की चॉइस दे रहा था चुनाव, अभी जो समिति है वो दे रही थी, उस पे भी उन्होंने हाँ ना कुछ नहीं बोला। क्या राव इंद्रजीत, और एक कुछ कुछ गुप्त मीटिंग्स की भी बात आ रही है कि कहीं पे कुछ राव इंद्रजीत की कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं,
राव इंद्रजीत के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। एक बात मैं उससे सहमत हूं कि 75 पार, अभी नहीं तो कभी नहीं, चाहे कांग्रेस भाजपा में रह के और चाहे भाजपा को हरा कर, कैसे भी, अभी नहीं तो कभी नहीं। रविंद्र जी भाई। नमस्कार। बिल्कुल आशीष भाई, राव इंद्रजीत सिंह जो है ना, वो एक इतिहास पुरुष हैं। उन्होंने ऐसा इतिहास बनाया है जो आज तक आजादी के 75 बरस में कोई नहीं बना पाया। वो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक एमओएस रहे हैं। वो जिस पद पर आज हैं, उसी पद पर 2004 में थे। इतना लंबा अरसा एक पद पर अपनी बुनियाद को मजबूत करने की हिम्मत भारत में किसी ने नहीं दिखाई। और देखिए किस्मत ने क्या गजब का साथ दिया है, हर बार चुनाव जीत जा रहे हैं। और जब चुनाव जीतने के लिए जाते हैं तो अपनी पार्टी का मुखालफत करते हैं, और चुनाव जीत के आने के बाद वापस पलट के देखते नहीं है। और इसी अल्टा पलटी के बीच में बीजेपी ने क्या किया, जैसा भाई अजयदीप ने बताया कि उनके जो मुखालिफ थे उस इलाके के, उनके जो विरोधी थे, उनके विरोधियों को ताकत देना शुरू कर दी। भाई ने सुधा यादव का नाम लिया, मैं एक दो नाम और जोड़ देता हूं। अभय सिंह यादव उनके धुर विरोधी हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ रहते हैं उस इलाके में, और उन्हीं के क्षेत्र के एक बड़े कद्दावर, बेहद ईमानदार और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने वहां पर खुली चुनौती दी, और उनको चुनौती देके इस सरकार में मंत्री बने, नायब सिंह सैनी की सरकार में। फिर अरविंद यादव भी धुर विरोधी हैं राव इंद्रजीत के, उनको चेयरमैन बना दिया गया ना चाहते हुए भी। उसके बाद राव इंद्रजीत को कहा गया कि भूपेंद्र यादव आपके इलाके में दौरा करेंगे, तो आप उनके साथ साथ उनका सहयोग करो। ये राव इंद्रजीत सरीखे व्यक्ति को, इतना बड़ा जिसका व्यक्तित्व है, उनके लिए तो ये मुझे लगता है कोई सम्मान की बात तो है नहीं, इसको तो अपमान ही कह दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और उसके अलावा एक रणधीर सिंह कापड़ीवास, वो चाहते थे कि उनको टिकट ना दी जाए, उनको भी टिकट दे दी। तो राव इंद्रजीत के लिए, एक उनके भाई हैं, वो तो खैर उनके खिलाफ बोलते ही। तो ये जितने भी लोग हैं, ये सब लोग इंद्रजीत के खिलाफ धीरे धीरे पार्टी ने इनको खड़ा कर दिया उसी क्षेत्र में, ताकि राव इंद्रजीत जिस तरीके से बार्गेन करने की कोशिश हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सके। एक बात। दूसरी बात, राव इंद्रजीत सिंह व्यक्तिगत तौर पर अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने की बात अलग अलग मंचों से सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं, एक जगह नहीं बोला। पिछले 15 साल से बोल रहे हैं, जब से वो बीजेपी में आए 10 साल से, तब से लगातार बोल रहे हैं। और साथ में वो ये भी जोड़ देते हैं कि मैं इतना बड़ा नेता हूं कि 1 दर्जन सीटों पर मेरा प्रभाव है, मैं तो 2-2 सांसद ही बना देता हूं, और उसके बावजूद भी पार्टी मेरी सुन नहीं रही। और उससे भी बड़ी बात साहब, उनके साथ के जितने भी नेता हैं, उनके साथ के नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने अपने बेटे को सेट कर दिया। उनके साथ के नेता हैं किरण चौधरी, उनकी बेटी सेट हो गई। उनके साथ के नेता हैं कप्तान अजय सिंह, उनका बेटा विधायक हो गया। चौटाला परिवार उनके साथ का है, उनके सारे परिवार के लोग सेट हो गए। ये बेचारे बच गए राव साहब अकेले। अब इनको, और नेता सबसे बड़े हैं ये इस इलाके के, बावजूद उसके उनके अलावा सबका परिवार सेट हो गया। और तो और किरण चौधरी भी कल आई थी, उनका परिवार भी सेट हो गया। चौधरी बीरेन सिंह थे, उनके बेटे को भी टिकट दे दिया। और पार्टी कहती है कि राव साहब आपकी बेटी से ही परिवारवाद शुरू होता है, बाकी तो सब राष्ट्रवाद है, केवल आपकी बेटी परिवारवाद का शिकार है। तो उस वजह से बहुत दिक्कत राव साहब को हो रही है। और लेकिन राव साहब का दिल बड़ा है, वो इन छोटी मोटी बातों को कुछ फील करते नहीं है। जैसे ही दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव को भूल जाते हैं भाई साहब, गुड़गांव की तरफ मुंह नहीं करते, अपने दरवाजे इलाके के लोगों के लिए बंद कर देते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उनके पीएवीए से मिल लो। राव साहब के पास उतना ज्यादा वक्त होता नहीं है। लोग तो कहते हैं कि गोल्फ वोल्फ का भी शौक रखते हैं, पर हमको उतना ज्यादा उनकी समझ। तो राव साहब का तो, क्योंकि राजा रहे हैं, राजा उनका परिवार है, तो उसी राजशाही के साथ वो आज भी कहते हैं कि उसी तरीके से उस इलाके में रहते हैं। तो ये तो राव साहब की, और इसलिए वो इस बार कोशिश यही कर रहे हैं कि किरण चौधरी ने जो रास्ता खोला है कि परिवार के लोगों को भी टिकट बीजेपी दे रही है, बीजेपी की स्थिति पूरे प्रदेश में कमजोर है, तो उसका लाभ उठाने की राव साहब कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस बार, जब बीजेपी की स्थिति कमजोर है, इस बार अगर ये दरवाजा खुल गया तो खुल गया, नहीं तो उसके बाद ये दरवाजे पर तो हमेशा के लिए ताला उनके नाम का लटक गया।
अब इस बीच राव साहब ने दूसरा दरवाजा भी खोलने की कोशिश की, पिछला दरवाजा। वो पिछला जो महल का दरवाजा था वो खुलता था 10 जनपद के बाहर। 10 जनपद के बाहर उन्होंने टिकटों की बड़ी भारी भरकम मांग कर दी। उनका कहना था कि पूरी 11 विधानसभा सीटों पर मेरी ताकत है, तो ये सारी मुझे दे दो। अब 10 जनपद के दरवाजे में इतनी गुंजाइश थी नहीं कि 11 लोग एक साथ घुस पाए, तो उन्होंने उसको भी बंद कर दिया। अब दिक्कत राव साहब को चारों तरफ से आ गई, बीजेपी वाले सुन नहीं रहे और कांग्रेस वालों ने दरवाजा खोला नहीं, तो अब राव साहब करेंगे क्या? लेकिन वो फिर भी दिल पड़ा है, वो मंत्री पद पर बने रहेंगे और 5 साल तक पार्टी उनको कुछ दे या ना दे, लेकिन वो मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। ये उस इलाके के लोग आमतौर पर कह रहे हैं। अब आज जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है, आज एक डेवलपमेंट बड़ी हुई सर, आप लोगों ने हो सकता है जिक्र भी किया हो। आज जो स्लीपर सेल की आप बात करें ना, वो स्लीपर सेल एक्टिव हुई। मैं स्लीपर सेल पे ही आ रहा हूँ। स्लीपर सेल पे मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। ये सवाल चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं राव इंद्रजीत सिंह का, क्योंकि आपने बता दिया कि दरवाजा 10 जनपद वाला भी बंद हो गया है। और बड़ी दिक्कत है इसमें, एक सबसे बड़ी मुसीबत है कि इस बार अगर बेटी को मौका भी मिल जाता है तो सबसे प्रतिकूल स्थिति में मिलेगा मौका। ये भाजपा के लिए आप लोग बता रहे हैं कि हरियाणा में माहौल ठीक नहीं है, तो इतने बुरे माहौल में मौका मिलेगा। मैं स्लीपर सेल पे आता हूँ। दरअसल स्लीपर सेल मेरे निगाह में, मैं लोग इशारे करते हैं, हम सीधा सीधा नाम के साथ बताते हैं। पहले बहन जी का गठबंधन हुआ, मतलब जाट दलित के 2 जोड़े उतारे गए हैं, 2 जोड़े। वो 2 हंसों के जोड़े, 2 हंसों का जोड़ा था, बिछड़ गया था, यहाँ पर जाट और दलित के 2 जोड़े बन गए। और सिंधु साहब से उसका ओपनिंग रिमार्क लेंगे। ये जोड़े कहाँ से बनाए जा रहे हैं? क्योंकि हल जोड़ा कहा जाता है कि ये दिखता तो है कि यहाँ बन रहा है, लेकिन उसकी डोर कहीं और होती है। कहते हैं ना कि जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं, तो ऊपर वाला कौन है जो जोड़े बना रहा है? आशीष आशीष जी, सारा देश जानता ऊपर कौन है ना। हाँ। और अभी अभी एक बड़ा बयान आया है कि जो शीर्ष नेतृत्व है ऊपर का, अगर वो ना होता तो देश में कुछ हालात हो जाते एक एक भाग में, है ना। तो ये तो वही उन्हीं की पार्टी के लोग बता देते हैं कि ऊपर कौन है और ऊपर से कैसे डोर चलती है। और रही बात ये कि जो रणनीति है, रणनीति में जिस तरह से माना जाता है कि एक बहुत अभेद रणनीति है, वो अभेद रणनीति अब के राजस्थान के चुनाव में कहाँ गई थी? अगर आप राजस्थान के चुनाव को देखेंगे तो बाद में हनुमान बेनीवाल ने ये बोला है कि हमें इस गठबंधन से कोई लाभ नहीं हुआ और हमें जो हम सोचते थे वो हुआ नहीं इस गठबंधन का दरअसल। तो और जहां तक बात आती है हरियाणा में दलित समाज या का जो वोट बैंक है और दलित समाज जो उसकी जो जनसंख्या है अधिकतर गांव में है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से एक भेद हुआ था पहले और जिस प्रकार से उनको लगता था कि हमारे रखवाला, हमारे अवतार आ गए हैं, लेकिन 10 साल उस अवतार की छत्रछाया में जब इनका कोई हल नहीं हुआ, तो अब के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि यही दलित वर्ग जो कभी गांव में आपस में एक दूसरे की गलियों में नहीं जाते थे, तो वो अब आके बड़े अग्रणी समाज को बोलने लगे कि हम सब मिलके वोट डालेंगे। तो वो जो खबरें हैं, वो जो सूचनाएं हैं, वो राज्य की जो खुफिया सूचना तंत्र होता है उसके द्वारा भी जब ऊपर तक पहुंची, तो ऊपर वालों को लगा कि इसका कोई अब इलाज है नहीं। तो इसलिए वो एक नई रणनीति तैयार की गई और उस रणनीति में पहला गठबंधन जो हुआ वो इंडियन नेशनल लोकदल का हुआ और उन्होंने अपना पुराना वो जो एक रिश्ता निभाने का फिर वो वचन लिया। और ये रिश्ते राजनीतिक रिश्ते किस तरह से निभाए जाते हैं, ये चुनाव में क्यों निभाए जाते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एनीवे, अब वो अगर बात देखें तो बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में क्या अस्तित्व रखती, और कभी भी हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का कोई कैडर बना नहीं। और अगर कभी कुछ बना है तो वो उन क्षेत्रों में जो उत्तरी हरियाणा के 2-3 जिले हैं, वहां थोड़ा बहुत उनका प्रभाव क्षेत्र कहा जा सकता है, या वो क्षेत्र जो जमुना से लगते हुए हैं। उसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा रोहतक
क्षेत्र के अंदर आता है जहां कभी दलित का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कांग्रेस के राज में। बट कुल मिला के अगर कहें तो हरियाणा में इनको कभी भी 2.5% से मैक्सिमम वोट अगर कभी मिला था तो वो 5.64 दशमलव इनको मिला था जब इनके एक विधायक बने थे। और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को हरियाणा में कोई ज्यादा आधार है नहीं, कोई मान्यता भी नहीं है और लोग इनकी उस फिलॉसफी को भी यहाँ फॉलो नहीं करते हैं। तो और रही बात इनेलो की, तो इनेलो के बारे में मैंने अपने ही प्रोग्राम में और लोकसभा चुनाव से पहले ही कह दिया था कि इनको शायद नोटा के बराबर भी वोट मिल जाए तो भी गनीमत है। तो जिस तरह से इनका पहले के जो जो कार्यकाल रहा है, जब 2000 से 2005 का जो कार्यकाल रहा, उसमें जब मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे, उस वक्त का जो दहशत का ग्रहण इनेलो पे लगा, वो आज तक धुल नहीं पाया। और उसी की वजह है कि ये आज इनकी ये हालत हो गई है। तो ये जो गठबंधन है, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा। और एक चीज और बता देता हूँ आज चित्रांश जी, कि ये जो लोग हैं, ये कितने भी प्रयास कर लें, इनसे ज्यादा तो हर एक हलके में, हर एक सीट पे 4-5 निर्दलीय प्रत्याशी होंगे जो इनसे ज्यादा वोट लेंगे। लेकिन चलिए इसी इसी पर आपने कहा ज्यादा वोट लेंगे, लेकिन किसका वोट किसके हिस्से से कौन खाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा चुनाव में मैं फाइनल आऊंगा रविंद्र भाई के पास, लेकिन पहले लाठर जी से तो समझे। एक बार बता देता हूँ, विधानसभा चुनाव एक बार में बता देता अच्छा, हूँ। हाँ हाँ देखिए, हाँ जो हिस्से से खाने की बात है, अब आप ये देखिए कि हर एक सीट पे कम से कम 4 या 5 प्रत्याशी ऐसे हैं और होंगे इस चुनाव में, जो लगभग 500, 600, 700 वोट, 5-6 मतलब 3 से 3.5 हजार, 5,000 के करीब वोट वो ले जाएंगे। अब वो किसके हिस्से की वोट खाएंगे? वो किसी के हिस्से की वोट नहीं, उनको छोड़ दीजिए। उन वोट्स को छोड़ने के बाद, और ये जो लोग हैं, ये गठबंधन के लोग, इनकी भी सीट अगर मान लीजिए एक 500, 600, 700 वोट आ जाती, तो ये जो वोट हैं, करीब-करीब हर हल्के में 5 से 6-7 हजार वोट को आप छोड़ दीजिए, उनको गिनिए मत। ये 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 कहीं गिनती में नहीं आएगी। इसके अलावा ठीक ये कोई बड़ा चंक नहीं ले रहे हैं। अगर कोई बड़ा 15%, 12%, 15% वोट का चंक हो, तो वो माना जाता है सिग्निफिकेंट। इनका तो टोटली नहीं, मैं इनसिग्निफिकेंट उसी वोट पर आ चंक रहा हूँ, मैं उसी पर अब मैं लाठर साहब के पास आ रहा हूँ। दरअसल महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल देते हैं और लोकसभा का देंगे, विधानसभा में एग्जाम्पल और थोड़ा मजबूत हो जाता है, इसलिए क्योंकि विधानसभा में 700, 800, 1000, 1500, 3000, 4000 वोट के मार्जिन से जीत होती है। लोकसभा में तो मार्जिन बड़ी होती है। महाराष्ट्र में एक नेता है प्रकाश अंबेडकर, इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि एक नेता है ओम प्रकाश चौटाला और एक नेता है दुष्यंत चौटाला यहाँ भी। कभी प्रकाश अंबेडकर का एक खास वर्ग में बड़ा जनाधार, धीरे धीरे लोग जान गए, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, धीरे धीरे लोग जान गए कि स्लीपर सेल है। ये आता है चुनाव जब होते हैं तो चुनाव में अच्छा खासा मतलब मजबूत होता है, किसी न किसी आर्थिक रूप से जैसे भी आदमी, और किसी एक को जिता के जाता है, फायदा पहुंचा के जाता है। पहले के चुनाव में प्रकाश अंबेडकर 10-15 सीटों का खेल कर देते थे, हरवा देते थे किसी को। अब लोग समझ गए महाराष्ट्र में, उसके बावजूद इस लोकसभा चुनाव में भी प्रकाश अंबेडकर ने, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में ये फिर जो है प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाता है, लोकसभा चुनाव में फिर भी एक सीट तो जहां से वो खुद मैदान में थे 1.5-2 लाख वोट लेकर के वो सीट हरवाए जो है इंडिया अलायंस को, 1-2 सीटों पर, और उन्होंने जीत हार में फर्क पैदा कर दिया प्रत्याशियों से। पिछली बार तो एक चुनाव भी जितवा दिए थे ओवैसी के भी एक प्रत्याशी को, गठबंधन किए थे। जब गठबंधन हुआ तो देखिए गठबंधन और मारक था, ओवैसी के साथ गठबंधन, तो हरा दिया एक और प्रत्याशी, मतलब एक ओवैसी का सांसद बनवा दिया था। ऐसे ही विधानसभा चुनाव में जहां मार्जिन छोटा होता जाता है, अगर 2-2 जोड़ियां घूम रही हों, एक जोड़ी इनेलो की और बहन जी की, एक रावण की और दुष्यंत चौटाला की, और दोनों ये वही दुष्यंत चौटाला हैं, इसलिए रिपीट करूंगा, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे तो ये क्या कहे थे कि भाजपा को जमुना पार कर देंगे। जमुना पार भगाने की बात किए थे जब पिछली बार विधानसभा चुनाव में आए थे, 10 विधायक इनके बने, और जैसे ही ये 10 विधायक बने उसके बाद कहे कि
जो है आओ और दोनों मिलकर डुबकी लगाते हैं, हाथों में हाथ थाम के डुबकी लगाते हैं यमुना में, नहा के निकलेंगे। इस बार फिर कह रहे हैं कि भाजपा के साथ तो कतई नहीं जाऊंगा, इंडिया अलायंस से गठबंधन कर लूंगा। इंडिया अलायंस बुला नहीं रही इनको, गठबंधन कर लूंगा। फिर एंटी जो है बीजेपी मतों में ये फिर सेंधमारी करने के जुगत में है। रावण को भी साथ लाए। रावण का एक क्रेज यूपी में है कि यूथ में, दलित यूथ में एक क्रेज है कि वो एग्रेशन लोग लाइक करते हैं। वैसे भी इस देश में आजकल एग्रेशन की ही ज्यादा पूछ है, एग्रेशन को लोग लाइक कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये दो जोड़ियां थोड़ा थोड़ा भी, मैं कहता हूं 1-1%, 1-1% अगर नुकसान पहुंचाते हैं, 2-2.5% नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो 2.5% वोट वो एंटी बीजेपी मत ही होगा, ये कंफर्म है। दोनों मिलकर 2-2.5 हजार वोट का नुकसान पहुंचा दिए। विधानसभा की 90 सीटों में आप देखिएगा नतीजे आने के बाद, या पुराने नतीजे देखिएगा, अगली बार पता नहीं क्या होता है, क्योंकि हरियाणा बहुत चेंज कर देता है अपने आप को। आप देखेंगे तो बहुत सारी दर्जन भर से ऊपर सीटें मिलेंगी जहां जीत हार का अंतर 2-2.5 हजार के आसपास मिलेगा। यूपी में तो इतना बड़ा स्टेट है, वहां पे ऐसी बहुत सारी सीटें हमने देखी थी। तो क्या ये फर्क डाल नहीं सकते हैं? ऐसा रिस्क है कि नहीं है? देखिए, मेरा ये मानना है, आज जो गठबंधन हुआ है उससे दुष्यंत चौटाला की पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है। वो बड़ी राहत मेरे नजरिए में क्या है? वो राहत ये है कि उन्हें 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट ढूंढने की जरूरत थी, और अब उन्हें, क्योंकि 20 सीटें तो उन्होंने चंद्रशेखर रावण को दे दी हैं, तो अपने लिए सिर्फ 70 सीटों पे ही उम्मीदवार ढूंढने पड़ेंगे। ये एक राहत मैं उनके लिए फिलहाल फौरी तौर पर मैं मानता हूं। अब हम बात करते हैं कि उनका और बाकी किसी का क्या असर पड़ेगा। 90 सीटों में से मुझे जहां तक लगता है, इस बार विधानसभा चुनाव में नंबर 1 और नंबर 2 की जो लड़ाई है वो 77-78 सीटों पर हो सकता है 80 का भी आंकड़ा छू जाए, कि लगभग 80 सीटों पर नंबर 1 और नंबर 2 की जो लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच ही रहेगी, ये निश्चित है। बाकी जो 10 सीट बचती हैं, 78 पे होता है तो 12 बचती हैं, मतलब 10 सीट 12 सीट के ऊपर जो होगा वो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसकी वजह से किसी का कोई बागी भी हो सकता है, या गोपाल कांडा भी हो सकता है, या बलराज कुंडू जैसा हो सकता है, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट कि जिसकी वजह से वो 10-12 सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। तो जब आज हालांकि किसी की भी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, उसके बावजूद आज जो हालात नजर आते हैं, आज ये हालात हमें नजर आ रहे हैं, तो टिकट डिक्लेयर होने के बाद मेरा मानना है कि ये नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई 78 या 80 सीटों से घट के 68 या 70 पे आने की संभावना कम है। इसके विपरीत ये जरूर हो सकता है कि ये 78-80 से बढ़ के 82 या 84 हो जाए। मेरा तो ये मानना है। और असली जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा का ही देखने को मिलेगा हमें। और हरियाणा के लोग लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में अगर वोट परसेंटेज की बात करें, वोट शेयर की बात करें, तो वो भी केवल भाजपा और कांग्रेस को ही आया है। बाकी तमाम का हम मिला दें तो वो इतना नहीं था कि वो चुनाव में प्रभाव डाल सके, और वो चुनाव में प्रभाव डाल भी नहीं पाए कहीं पे। तो अगर और ये छोटा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और लोगों ने एक हरियाणा में एक आम धारणा है, लोग दुष्यंत से नाराज क्यों? लोग दुष्यंत से नाराज इसलिए हैं कि उन्होंने भाजपा के खिलाफत के लिए उन्हें वोट दिया था। दुष्यंत से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है ये, और वही दुष्यंत फिर भाजपा के साथ सरकार चलाता है। तो उस मतलब उस चीज को लोग ये मानते हैं कि ये जनता के साथ गलत हुआ है, उनकी वोट के साथ गलत हुआ है, जो आफ्टर पोल अलायंस हुआ। अगर वो प्री पोल अलायंस होता तो हो सकता है उस चुनाव में भी दुष्यंत की पार्टी इतना कुछ नहीं कर पाती जितना उन्होंने अपने पहले चुनाव में ही किया। और ये हरियाणा का मतदाता समझ चुका है। हरियाणा का मतदाता को मैं बहुत जागरूक मतदाता मानता हूँ। वो भले ही हरियाणा है ना, हरियाणा भले ही हरियाणा की जो बेसिक है, हरियाणा की जो
आम सोर्स ऑफ इनकम है लोगों की, वो भले ही आज भी बहुतायत की जो इनकम है उसका आधार कृषि है, खेती है, लेकिन फिर भी मैं हरियाणा के आदमी को, चाहे आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि हम दिल्ली के साथ बैठे हैं, राष्ट्रीय राजधानी के साथ है हरियाणा, तो इसलिए हरियाणा का जो मतदाता है ना वो बड़ा जागरूक है, वो बड़ा समझदार है। वो अपने वोट को है ना, एक बार तो उसको धोखा खा सकता है, वो बार बार नहीं खा सकता। वो अपने वोट का जो उपयोग है वो किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए सिर्फ इसी में करेगा। वो अपने वोट को किसी की जेब में या किसी की झोली में ऐसे ही डालने के लिए नहीं जाएगा इस बार। ये चलिए, एक ये इसी पर फाइनल कमेंट, ये 4, क्योंकि फोर्थ स्टेट, इसलिए मैंने रोक के रखा था रविंद्र भाई को कि फोर्थ स्टेट है और यहाँ पे 4 स्लीपर सेल हैं। इन चारों का बारीक पोस्टमार्टम यहीं से आएगा, क्योंकि वैसे तो जनता के सामने, मतदाताओं के सामने फिर बीजेपी विरोध के ही नाम पर जा रहे हैं। और कहीं तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, तो वो उस दिन कुछ देर तक मैं सारे दुख भूल गया संसार के, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का कहीं उनका स्टेटमेंट शायद था, क्योंकि किसी मीडिया रिपोर्ट में मैंने देखा कि वो अकेले दम पे भी सरकार बना सकते हैं इस बार, वो इतनी सीटें जीत सकते हैं। और एक तो सिंधु साहब ने मुझे भेज दिया था कि किसी का बैग गुम गया बस में, और वो घर लौटा, उसका बैग गुम गया, तो उसने जो है एक विज्ञापन दिया कि मेरा बैग गुम गया है भाई, उस बैग में जजपा का टिकट था, अगर किसी को मिले तो कृपया वो बैग लौटाए ना मुझे, वो खुद ही वो टिकट रख ले और चुनाव लड़ ले जजपा से। तो ये जो है जजपा, रावण, इनेलो, बहन जी क्या करने वाले हैं, इनका कुछ है या सब ऐसे ही खाली चुनाव में मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं? आशीष भाई, वसीम बरेलवी ने ऐसे लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत शेर बोला। हाँ। ये हमारा अज़्म ए सफर कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रह गुजर का हो जाए, उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो ये जो वसीम बरेलवी साहब ने जो बोला है, मुझे लगता है उनको इस बात का पता था कि दुष्यंत चौटाला क्या करने वाले हैं। उनको इस बात का एहसास हो गया था कि 2024 के चुनाव में जब हरियाणा में इस तरीके से 2 दल बनेंगे, एक जमाना था जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल के पीछे पूरा हरियाणा चलता था और उनकी नीतियों के साथ-साथ पूरा हिंदुस्तान एक बार इकट्ठा हुआ। 1989 का वो दौर था जब चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और हरियाणा के गांव-गांव में आशीष भाई एक नारा गूंजता था उस लोकसभा चुनाव में कि ताऊ पूरा तोलेगा और लाल किले से बोलेगा। जिस व्यक्ति का ये कद हो, उसके वंशज आज अगर वोट कटवा होने की राजनीति करें, तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के कद में कितना ज्यादा बढ़ोतरी उन लोगों ने किया हो। ये जो आज गठबंधन हुआ है, मुझे भी मौका मिला उस गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो महान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जाने का। तो मैंने उनसे पूछा था साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये आपने जो गठबंधन किया है, जो पार्टी आजाद चंद्रशेखर रावण जो पिछले लगातार लंबे समय से सरकार के मुखालफत में रहे और उन्होंने किसान आंदोलन का विरोध किया, एक पार्टी जिसने किसान आंदोलन का विरोध नहीं किया, तो आप लोगों का कॉमन एजेंडा किसानों को लेकर आखिर है क्या? जब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाएंगी, तो आप समझ लीजिए कि हरियाणा का किसान उनको कैसे एक्सेप्ट करेगा। जिस पार्टी ने करीब 4.5 बरस तक शासन किया, किसानों पर जब लाठीचार्ज हुआ और इतना दुर्दांत वो रवैया अख्तियार किया सरकार ने, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाए। चौधरी देवीलाल के वंशज जिनका पूरा जिंदगी किसानों के लिए बीती, उनके परिवार के लोग जब अगर किसानों के साथ खड़े ना होकर विपक्ष जो सरकार है सत्ता के साथ खड़े होंगे, तो उनके ऊपर भरोसा कौन करेगा? चौधरी देवीलाल ने अपनी जिंदगी में अगर 100 चुनाव लड़े होंगे, तो अधिकतर चुनाव तो वो हारे। सत्ता में तो जिंदगी भर वो बेचारे 5 बरस भी नहीं रहे, लेकिन बावजूद उसके उनके बराबर का कद क्या किसी किसान नेता का है? हरियाणा में जो पैदा हुआ, उन्होंने तो सत्ता की वजह से तो कद नहीं बना उनका तो सत्ता को ठुकराने की वजह से कद बना। लगातार जहां पर उन्होंने देखा कि किसी एक वर्ग के साथ
अन्याय हो रहा है, वो तुरंत कूद गए संघर्ष में और अपनी सीट की परवाह ना करते हुए, जिस व्यक्ति ने साल 1971 में जब हिंदुस्तान में भारत और बांग्लादेश को क्रिएट करने के बाद पूरे हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की लहर चल रही थी, उस वक्त जिस इंसान ने इतनी हिम्मत कर दी वो कांग्रेस छोड़ दे 72 की बात। देखिए 72 के चुनाव में कांग्रेस छोड़ने की हिम्मत जो व्यक्ति कर सकता है, जब बच्चे बच्चे को पता थी कि इंदिरा गांधी का कितना बड़ा कद हो गया है, उन्होंने उस वक्त कांग्रेस को लात मार दी और तमाम जिंदगी संघर्ष करते रहे। 77 में बड़ी सरकार बनाई, 87 में बड़ी सरकार बनाई, लेकिन सरकार नहीं चला पाए। सरकार चलाने का शायद उनको हुनर ना रहा हो या फिर वो तरकीबें वो ना जानते हो, लेकिन उन्होंने अपने कभी भी समझौता अपने सिद्धांतों के साथ नहीं किया। आज उनके दो वंशज दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं और दोनों ने बहुत बड़ा नाम कमाया है वोट काटने की राजनीति। चंद्रशेखर आजाद रावण ने हरियाणा में तो कोई चुनाव लड़ा नहीं, उनका यहां पर तो कोई बेस है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के वो माहिर हैं। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद रावण बहुत बड़े हीरो, तो उनके साथ मिलके अगर बीजेपी दुष्यंत चौटाला के कद को कुछ बढ़ा पाए, अगर वो गांव देहात में उनके कद को थोड़ा सा मजबूत करने में कामयाब हो और वो थोड़े से दलित और किसानों के वोट काटने में ये गठबंधन अगर कामयाब होगा तो बीजेपी की तो चांदी चांदी है, क्योंकि इसी तरह का गठबंधन आईएनएलडी और बीएसपी पहले वो करवा चुके हैं। अब बीएसपी जो है वो पहली बार गठबंधन नहीं हुआ और वो तो 3-4 बार गठबंधन कर चुकी है आईएनएलडी के साथ। एक बार तो एक सांसद भी जिताने में कामयाब हो गए थे अंबाला से अमन कुमार नागरा। लेकिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी की सुनिए भाई साहब, ये पार्टी बनी 5 साल पहले और 5 साल में 4 गठबंधन कर लिए। 5 बरस के भीतर आम आदमी पार्टी से किया, बहुजन समाज पार्टी से किया, बीजेपी के साथ सरकार बनाई और आज फिर से गठबंधन का अनाउंसमेंट कर दिया। तो ऐसी कौन सी नीतियां हैं जेजेपी की जो हरियाणा की जनता तो समझ ही नहीं पा रही, इनके गठबंधन के साथी भी नहीं समझ पा रहे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि 2 पार्टियां तो बिना चुनाव लड़े छोड़ के चली गई। एक पार्टी जिसके साथ नहीं चुनाव लड़ा उनके साथ गठबंधन कर लिया, 4.5 बरस तक सरकार चलाई, सरकार से बाहर आते ही सरकार की बुराई शुरू कर दी। तो ये जो पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल बीजेपी को फायदा पहुंचाने की राजनीति है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की पॉलिटिक्स है। आज हरियाणा बहुत लंबे अरसे के बाद इस तरह की पॉलिटिक्स में आया है जब वो बाईपोलर राजनीति जिसको कहते हैं, जिस पॉलिटिक्स की जमहूरियत में कल्पना की जाती है कि अगर एक पार्टी खराब है या एक पार्टी की नीतियों से लोग खुश नहीं है तो वो तुरंत उस सरकार को बदले और दूसरी पार्टी का शासन आए। अगर इस तरह की जो ये समझिए कि एक डिवाइन इंटरवेंशन है आज हरियाणा में, अगर उसमें दुष्यंत चौटाला या उनके पार्टी के कोई दूसरे लोग, उन जैसे विचार के दूसरे लोग अगर उसमें इंटरवेंशन करते हैं तो वो हरियाणा का हित नहीं कर रहे, वो हरियाणा का अहित कर रहे हैं। और ये जनता मुझे लगता है समझ गई है। इस लोकसभा चुनाव में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनका हम लोग नाम ले रहे हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला की हो, बीएसपी हो, आईएनएलडी हो, ये तमाम पार्टियां मिलके भी 2% वोट नहीं ले पाई। तो जनता ने उस वक्त भी ये दिखा दिया था कि अब वोट काटने वाली पॉलिटिक्स के लिए इस प्रदेश में जगह नहीं है। लोग बेहद खफा हैं, बहुत नाराज हैं और यहां तक मैं कहूंगा कि लोग बहुत प्रताड़ित हैं। जिस तरीके से किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ है और क्राइम, भाई जगदीप जी बताएंगे, वो तो हिसार में बैठे हैं, क्राइम का रेट जो ग्राफ बढ़ा है जिस तेजी के साथ, वो तो हरियाणा में अकल्पनीय है। हरियाणा का जिस तरीके से ताना बाना सामाजिक है, वहां पर तो एक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई हमला होता है, उनके खिलाफ अगर कोई जुल्म होता है तो आस पड़ोस के अनजान लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वहां पर फिरौती मांगी जा रही है, वहां पर दिन दहाड़े कत्ल किए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो तो आप हमेशा देखते ही हैं टीवी में, इन पहलवान बच्चियों के साथ जो हुआ, तो उन तमाम चीजों का एक बहुत भारी रोष जनता के बीच में है। अगर उस रोष को वोट में तब्दील होने से पहले किसी तरीके से डाइवर्ट करने की कोई पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगी तो मुझे लगता है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला ने जो स्टेप लिया 4.5 बरस बीजेपी के साथ शासन करने का, उनको इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगता, विधानसभा चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा।
लेकिन उसके बाद हो सकता है उनका समय बदले, क्योंकि वो यंग हैं और उनकी पॉलिसीज में अगर कुछ बदलाव आएगा तो शायद 2029 के वो तो चुनाव में या उसके बाद के चुनाव में वो भविष्य की बात है रविंद्र जी। वो समय बदलेगा तब जब वो ताऊ देवीलाल को पढ़ेंगे और समझेंगे, खाली पढ़ने से नहीं, समझना पड़ेगा। ताऊ देवीलाल, आपने बहुत एक ही बात इस चर्चा में मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वो परिवार है, दुष्यंत चौटाला के पास जो विरासत हो ताऊ देवीलाल की विरासत है। प्रधानमंत्री बन सकते थे, उन्होंने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। प्रधानमंत्री और यहाँ पर सत्ता की मलाई चाटने के लिए कोई भी खट्टर ट्रैक्टर कहीं बैठने तैयार हैं लोग। मैं गजब, मतलब वाकई जब ताऊ देवीलाल की चर्चा मैं नहीं करना चाहता था दुष्यंत चौटाला के नाम के साथ, लेकिन जब रविंद्र भाई ने कर दिया तो फिर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इस देश में किसानों के नेता अगर दो नेता माने जाते हैं, चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल, और चौधरी चरण सिंह ने तो समझौता कर भी लिया कई एक आध बार कहीं पॉलिटिकल थोड़ा बहुत, लेकिन ताऊ देवीलाल के मामले में तो जब प्रधानमंत्री बनने का मौका जिसके पास था और कहा नहीं जी, हम नहीं। आज तो आशीष भाई, आज पूरे देश में जिन स्कीम्स को पॉलिटिकल पार्टीज लागू कर रही हैं, 100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन, ये तमाम स्कीम्स चौधरी देवीलाल ने लॉन्च की। उनको एक बार टूरिज्म का महकमा दिया गया, टूरिज्म का उनके साथ कोई लेना देना था नहीं, लेकिन उसमें भी उन्होंने किसानों का ध्यान रखा। उन्होंने अशोका होटल जो आईटीडीसी के अंदर आता था, सम्राट संतूर होटल दिल्ली में जो है, जनपथ होटल था, इन तमाम होटलों में उन्होंने ये नियम बनाया कि जो खेती बाड़ी करने वाला किसान इन होटलों में आएगा उसको सीधा सीधा 50% डिस्काउंट, ये उन्होंने नियम बनवाया कि जो धोती पहन के आएगा किसान, उसको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जिस क्षेत्र में वो रहे, उन्होंने किसानों का भला किया और उनको बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कर्जा माफ किया किसानों का, कर्जा माफ की वो स्कीम उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाई, उसके बाद बीजेपी आज उन्हीं चीजों की बात कर रही है कि जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, इन वेलफेयर स्कीम्स का उस जमाने में बड़ा भारी विरोध। चलिए खैर, नेटवर्क में भी डिस्टरबेंस आ गया है। आज ताऊ देवीलाल पर तो हम लोग चर्चा करेंगे, जब भी हरियाणा की बात होगी तो उनकी बात होगी। मैं दर्शकों से कह दूं कि हरियाणा का ये कार्यक्रम अक्सर 40 मिनट क्रॉस हो जा रहा है, 30 मिनट ही हम लोग चर्चा रखते हैं, लेकिन कई बार सिंधु साहब और आज लाठर साहब भी थे, रविंद्र भाई होते हैं, तो इतनी रोचक बातें हो जाती हैं कि कई बार मैं भी सुनता रहता हूँ। नहीं तो जनरली जो है डिबेट्स में इंटरप्ट किया जाता है कि बस बस हो गया 2 मिनट बोल करके। इंटरप्ट में नहीं करता कि थोड़ा ऐसी बातें पॉलिटिकल पुरानी होती हैं तो उसमें थोड़ा आनंद आता है, लेकिन कोशिश करेंगे आगे से। कई दर्शक कहते हैं कि आप लोग का 30 ही मिनट रहे, तो आगे से कोशिश करेंगे 30 मिनट ही रहे। वह आशीष जो जी, है जी आशीष जी 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 सिंधु जी। हरियाणा की राजनीति के बारे में जो चर्चाएं इस प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं और जिस प्रकार से हमारे ये प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जो जानकार हैं हरियाणा की राजनीति के, ये जब बताते हैं, जो तथ्य बताते हैं और जो इतिहास के संदर्भ बताए जाते हैं, हरियाणा की राजनीति को आम दर्शक को समझने के लिए और पूरे भारत में इस राजनीति के जो अलग-अलग समीकरण हैं, उनको समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है। और जितना हमने ये आपके सामने ये हमारे दर्शकों के सामने ये प्रस्तुत किया है या ये जो तथ्य बताए हैं, इनसे हरियाणा की जो पिक्चर है, हरियाणा के बारे में जो लोगों की तस्वीर है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे ऐसे अनुभव रहे हैं कि बहुत से लोग मुझे हरियाणा का जानते हुए, क्योंकि मैं भारत के अन्य राज्यों में रहा, तो उनको ये लगता था कि वहाँ जाने क्या है, क्या नहीं है, और एक तरह की अलग-सी छवि प्रस्तुत की जाती थी हरियाणा की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हरियाणा है, जो सांस्कृतिक रूप से भी बड़ा समृद्ध है, जो बौद्धिक रूप से भी बड़ा समृद्ध है, जो जो धार्मिक रूप से भी बहुत समृद्ध है और जो अपने अपने सामाजिक मूल्यों के लिए एक तरह से बहुत खड़ा होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी होके हटा है जब नूंह में दंगे हुए और हरियाणा का बड़ा वर्ग जो अपने भाईचारे के लिए उन लोगों के साथ खड़ा हुआ, ऐसी मिसाल पूरे भारत में नहीं मिलती। तो हरियाणा को समझने के लिए ये इस प्रकार की चर्चा या ये तथ्य बड़े आवश्यक है। बहुत सिंधु साहब ने आखिर में एक बात और जोड़ दी, नूह याद दिला दिया। मैं उस समय एक चर्चा किया और स्पेशली तारीफ किया है, शायद मैं उत्तर प्रदेश में नहीं देख पाता हूँ, जैसे दंगों के आग में झुलस रहा था हरियाणा और वहां का
किसान, जाट, जो मतलब कहना पड़ेगा ना, वो खुल करके बैठे, पंचायत किया और उन्होंने कहा हम हैं, ये हमारे भाई हैं। और जैसे नफरत फैलाने के एजेंडे को, भाजपा के एजेंडे को जिस तरह से नाकाम किया, वो काबिल तारीफ था, उसको तो मैं सैल्यूट उस समय भी किया। मैंने 15-16 साल पहले हरियाणा की थोड़ा वक्त था, हरियाणा की पत्रकारिता से जुड़ा रहा, लेकिन आज जब मैं बैठता हूँ, सिंधु साहब, रविंद्र भाई, इसीलिए चर्चा लंबी हो जाती है। आज लाठर साहब हैं, तक्षक साहब होते हैं, हमारे धर्मेंद्र होते हैं, तो मैं खुद इसीलिए मैं सुनता रहता हूँ कि खुद मुझे रुचि होती है कि चलो ठीक है, हरियाणा को, तमाम लोग हैं हरियाणा की के बारे में वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, वो जानते नहीं है, बनाने को तो मणिपुर, नागालैंड पे ही बना लेते हैं पूरे दिन। बेसिकली हम भी उससे हिस्सा है, लेकिन मैं कहने में कभी गुरेज नहीं करता। ये भी रोजगार है, तो यहाँ पर होनोलुलु के बारे में भी वीडियो आदमी बना लेता है, पता नहीं होता है कि वर्ल्ड मैप में होनोलुलु है कहाँ पे, लेकिन बता देता है कि वहां पे किसकी राजनीति खराब है, किसकी अच्छी है। तो इसीलिए हम आप लोग से समझना चाहते हैं हरियाणा को, ये कोशिश हमारी चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी, और चुनाव की दिशा और दशा हम बताते रहेंगे। रविंद्र भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाठर साहब आपको भी, और सिंधु साहब को धन्यवाद तो हमेशा है। नमस्कार।